बेसिकली 2 हमारे पास रूल्स हैं, एक को हम केसीएल कहते हैं, किर्चॉफ करंट रूल, जिसे आपकी बुक में वो फर्स्ट फर्स्ट रूल कह रहा है, और दूसरा हमारे पास केवीएल, जिसे हम किर्चॉफ वोल्टेज रूल कहते हैं, जो कि आपकी बुक में इसको सेकंड रूल कह रहा है। तो खैर दोनों को बारी-बारी हम देख लेते हैं। किर्चॉफ जो हमारे पास करंट रूल है, उसके मुताबिक वो ये कहता है कि एक नोड पे, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक नोड है, ठीक है? वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज़ 0, यानी कि एक पॉइंट पे जितने भी करंट्स मिल रहे हैं, अगर हम उनका सम लें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे हमारे पास 2 से 3 करंट सोर्स आके मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 करंट सोर्स आके मिल रहे हैं, ठीक है? एक I1 कह देते हैं, एक को I2 कह देते हैं, एक को I3 कह देते हैं और एक को I4 कह देते हैं। अब जो I1 और I2 हैं, ये टुवर्ड्स द नोड जा रहे हैं, और जो I3 और I4 हैं, ये अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, जो टुवर्ड्स द नोड जा रहे हैं हम उन्हें पॉजिटिव कह देते हैं, और जो अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं हम उन्हें नेगेटिव कह देते हैं। तो हमारे पास I1 प्लस I2 नेगेटिव I3 नेगेटिव I4 इज इक्वल्स टू 0 है। एक डेफिनेशन तो इसकी है, इसकी एक और डेफिनेशन भी एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। वो क्या है? अगर हम इन दोनों के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएँ तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? I1 प्लस I2 इज़ इक्वल है I3 प्लस I4 के। यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि करंट टुवर्ड्स अ नोड इज़ इक्वल टू करंट अवे फ्रॉम अ नोड, यानी कि एक नोड की तरफ जितना करंट जा रहा है उससे दूर भी उतना ही करंट, उससे निकलने वाला करंट भी उतना ही है। तो ये बेसिकली हमारे पास केसीएल है, जिसको आपकी बुक में फर्स्ट रूल कहता है। सेकंड रूल हमारे पास क्या है? सेकंड रूल में वो हमें कहता है सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0, यानी कि एक लूप में जो पोटेंशियल चेंजेस है अगर हम उनका सम लें तो वो हमारे पास 0 है। तो बेसिकली एक तरह से ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है। तो बताता हूँ कैसे। हमारे पास फॉर फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, इसमें 2 हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज़ हैं जिनको हम बैटरीज़ कह रहे हैं, 2 रेजिस्टर्स हैं। अब सबसे पहले तो हमने, अगर हम इनको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R3 है, R2 है। तो सबसे पहले तो हमने एक सपोज़िशन लेनी है कि करंट की डायरेक्शन इस पूरी लूप में क्या है। तो पूरे लूप में करंट की डायरेक्शन तो सिर्फ़ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर तो हम करंट की डायरेक्शन ये सपोज़ करते हैं, ठीक है? अब ये करंट रेजिस्टर्स में से गुज़रेगा वो तो हमेशा नेगेटिव आएँगे, लेकिन जब ये वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी में से गुज़रेगा उस केस में कभी वो नेगेटिव, कभी वो पॉज़िटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव उस केस में आएगा जब ये करंट बैटरी में जो घुस रहा है, वो पॉज़िटिव टर्मिनल के थ्रू जा रहा है, और अगर तो ये उसमें नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू जा रहा है, तो वो उस केस में हमारे पास पॉज़िटिव आएगा। अगर पॉज़िटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम E1 से शुरू करते हैं, तो E1 में जो करंट है, यहाँ से निकल रहा है, अब जो इसमें जा रहा है, वो यहाँ से जा रहा है। तो ये इसके पॉज़िटिव टर्मिनल में जा रहा है या नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है? ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो लिहाज़ा हम इसको पॉज़िटिव लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, E1 पॉजिटिव आएगा, उसके बाद हमारे पास R1 से गुज़रा है ये करंट, तो हम लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, हम क्या लेंगे? नेगेटिव I1, यानी कि I हमारे पास है, और R1। अब जो हमारे पास सेकंड बैटरी है, उसमें जो है ये करंट, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में घुस रहा है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है, लिहाज़ा हम इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो हमारे पास ये क्या आएगा? नेगेटिव E2, उसके बाद रजिस्टर 2 में जा रहा है, तो ये रजिस्टर 2 हमारे पास हमेशा कंज्यूमर ही होता है, तो हमारे पास ये क्या होगा? नेगेटिव आई आर टू, और ये 3 हमारे पास सारी लूप कंप्लीट होगी, तो ये इज़ इक्वल्स टू 0। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएँ, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी? E1 इज़ इक्वल्स टू आई R1 प्लस E2 प्लस आई R2। तो ये हमारे पास बेसिकली सप्लाई है, और ये हमारे पास कंज़्यूमर है, ठीक है? तो ये सारी जितनी भी हमारे पास कह लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, E1 जो है वो सप्लाई कर रहा है, R2 और R1 ये तो हमें पक्का पता है कि कंज़्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो E2 भी है, ये भी चूँकि उसके अगेंस्ट कनेक्टेड है, यानी कि इसका पॉज़िटिव टर्मिनल इसके पॉज़िटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो अगर तो ये सप्लाई कर रहा है, तो ये कंज़्यूम कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये हमारे बेसिकली 2 रूल्स थे जिनको हम केसीएल और केवीएल कहते हैं। तो अब इनको एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, ये बुक वाली एग्ज़ाम्पल है 13.6। अब इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द 3 रेजिस्टर्स ऑफ द सर्किट एज़ शोन इन द फिगर। फिगर उसने हमें बताई हुई है, उसने कहा कि तीनों रेजिस्टर्स में से जो करंट गुज़रा है मुझे वो करंट बताओ। उसने हमें रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं नीचे, तीनों रेजिस्टर्स की, और तीनों जो उसके पास वोल्टेज सोर्सेज़ हैं, उसकी भी उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपकी बुक में वो बेसिकली करंट की जो लूप है, वो पहले से डिफाइन करता है। तो
मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए चेंज नहीं किया, आंसर हमारा वही आएगा। बेसिकली हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा चेंज करने के लिए आपकी बुक में उसने इसको क्लॉकवाइज़ करंट लिया था, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज़ करंट ले रहा हूँ। अब ऐसा लेने से चेंज कहाँ पे आएगा और हमारा आंसर ठीक कैसे आएगा, वो भी आपको समझाता हूँ। इनिशियली आपका जिस डायरेक्शन में दिल करता है, आपने पूरे सर्किट में जो लूप की डायरेक्शन है, वो थ्रू आउट सेम लेनी है। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज़ डिसाइड कर लिया, तो जितनी भी लूप्स होंगी, एक लूप का एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो ये लूप भी एंटी क्लॉकवाइज़ ही होगी। तो हमारे पास बेसिकली ये 2 लूप्स हैं। एक हमारे पास I1 है और एक लूप में हमारे पास I2 है। अब I1 जो है हमारे पास, ये सारा I1 है, लेकिन जो ये कॉमन हमारे पास एरिया है, यहाँ पे I1 नहीं रहेगा। और इसी तरह हमारे पास I2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जो ये कॉमन है, इसमें हम I1 नहीं लेंगे। अच्छा, अब हमने चूँकि हमने बुक में जिस एग्ज़ाम्पल में जो उसने लूप्स ली थी, हमने उसके अपोज़िट लूप्स लिए हैं। तो अब इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 लूप्स हैं यहाँ पे। अब दोनों लूप्स को हम बारी-बारी सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास एफसीबीई यानी कि एफसीबी लूप है हमारे पास एफसीबीई ये वाली लूप। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं I1 वाली लूप को। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम टोटल जो बेसिकली यहाँ पे हम केवीएल लगाएँगे, किर्चॉफ वोल्टेज रूल। हम देखते जाएँगे कि अक्रॉस ईच कंपोनेंट जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वो कितना आ रहा है। तो हम अगर E3 से शुरू करें, तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, जो हमने कन्वेंशन बेसिकली सेट की हुई है। उसके बाद जो रजिस्टर है वो हमेशा कंज्यूमर ही होगा, तो वो हमारे पास नेगेटिव I1 R3 आएगा। उसके बाद ये करंट जा रहा है, अब ये यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो R2 से जो करंट गुज़र रहा है, इसको हम क्या लेंगे? तो इसको बेसिकली हमें समझने के लिए अगर बैटरी का तो हमने सिंपली कर दी कि अगर हम ग्रीन वाली की डायरेक्शन में जाएँ, ठीक है? I1 की डायरेक्शन में जाएँ, तो हम नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो उसको उसने पॉजिटिव ले लिया, यानी कि E2 को उसने पॉजिटिव लिया। अब हमारा मसला है R2 के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है? कि R2 में से क्या करंट गुज़र रहा है? उसके लिए हमें बेसिकली किसी भी एक नोड को पकड़ के उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी इस यानी कि जिस नोड में से हमारे पास करंट इस कंपोनेंट के अंदर से जा रहा है। तो हमने नोड बी को पकड़ा, अब उसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम नोड बी को देखें, तो हमारे पास I1 जो है, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, जो I2 है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर तो हम लूप वो सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लूप फॉर द I1, तो जो करंट इस कंपोनेंट यानी कि इस लाइन में से जा रहा है, हम उसको I1 की डायरेक्शन में ही लेंगे। यानी कि अगर हम I1 की डायरेक्शन देखें, तो यहाँ पे ग्रीन वाले की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो I3 की डायरेक्शन हम अपवर्ड्स लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम किरचॉफ करंट रूल लगाएँ, तो हमारे पास क्या बनता है? I1 इज़ इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यानी कि हमारे पास जो करंट टुवर्ड्स द नोड है, यानी कि ये दोनों टुवर्ड्स द नोड है, वो इक्वल है अवे फ्रॉम द नोड, जो कि हमारे पास I1 है। तो हमें बेसिकली अब जो ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है, वो I3 हम उसको कह रहे हैं। अब I3 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? अगर हम रीअरेंज करें फॉर I3, हमारे पास बनती है I1 माइनस I2। तो बेसिकली जो हमारे पास करंट थ्रू रजिस्टर 2 है, फॉर द लूप और इस लूप के लिए, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा नेगेटिव, यानी कि कंज्यूमर है, I2 माइनस I1 ब्रैकेट क्लोज़ R2। ठीक हो गया? अब सॉरी नहीं, ये हमारे पास I1 आना था, I1 माइनस I2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम अगर वैल्यूज़ प्लग इन करें, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं? नेगेटिव 50, नेगेटिव 50 हमारे पास यहाँ से आएगी, ये हमारे पास नेगेटिव 50 है। नेगेटिव I1 और हमारे पास 15 ओम हमारे पास कहाँ से है? ये हमारे पास 15 ओम गिवन थे। उसके बाद हमारे पास अच्छा, अब जो R1 है, उसने क्या किया? R1 को बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इन दोनों के साथ। नहीं सॉरी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये अगले स्टेप में करेगा। तो हमारे पास 30 I1 माइनस I2 है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे। ये दोनों, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में सॉल्व हो जाएँगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस 10 वोल्ट और उसके बाद ये I1 15 ओम के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास बारी-बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव 45 I1 ओहम्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास 15 नेगेटिव 15 I1 ओहम्स आया और ये 30 I1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ बाय नेगेटिव है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव 30 I1 ओहम्स। तो वो दोनों ऐड हो के हमारे पास नेगेटिव 45 I1 ओहम्स आ गए और उसके बाद हमारे पास पीछे ये बचता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव I2, तो ये हमारे पास नेगेटिव
30i2 हो जाएगा और वो बाहर वाले नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव 30i2 ओहम्स इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम दूसरी लूप को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लूप जो सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास DCBA। तो DCBA यानी कि DCBA, सॉरी मैंने उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया, मुझे वैसे लिखना चाहिए DABC लिखना चाहिए। खैर, लूप हमारी ये है जिसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस लूप में भी हम वही काम करेंगे जो हमने इस लूप के साथ किया। ठीक है, हम केवीएल लगाएंगे सबसे पहले। तो अगर हम E1 से शुरू करें, तो E1 में जो करंट जा रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है तो वो पॉजिटिव है। आगे जो E2 है, E2 में जो करंट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू I2 अब हम देखते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इस केस में हमारे पास पॉजिटिव आया था। क्यों? क्योंकि हम I1 की रिस्पेक्ट से इस लाइन को देख रहे थे। अब हम जो ये कॉमन लाइन है इसको I2 की रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो अब हमारे पास जो E2 है वो क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाद जो हमारे पास रजिस्टर के इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट है वो अब क्या आएगा? मैंने लिख दिया है यहाँ पे डायरेक्ट। अब ये आया कैसे वो भी आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास I2 माइनस I1 आएगा। अब ये आएगा कैसे? अब हम वंस अगेन इस नोड को दोबारा पकड़ेंगे। अब जब हम इसकी रिस्पेक्ट से इस करंट को सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो अब हम इस नोड पे दोबारा से एनालिसिस करेंगे। पर एक चीज़ को हम चेंज करेंगे। अगर हम बी नोड को देखें, पहले हमने जो I3 की डायरेक्शन थी करंट की, वो हमने इन दी डायरेक्शन ऑफ I1 ली थी। क्यों? क्योंकि हम इस नोड को विद रिस्पेक्ट टू I1 देख रहे थे, तो हमने ग्रीन वाले जो हमारे पास डायरेक्शन थी उसमें लिया। लेकिन इस दफ़ा जो I3 की डायरेक्शन है वो हम इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑरेंज करंट जो कि हमारे पास I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें लेंगे। हमारे पास I3 की जो डायरेक्शन है वो इस दफ़ा डाउनवर्ड जाएगी। अब इस पे अगर हम नोड एनालिसिस लगाएँ तो हमारे पास क्या आता है? I2 यानी कि करंट टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल्स टू करंट अवे फ्रॉम द नोड। तो अवे फ्रॉम द नोड हमारे पास क्या है? I1 प्लस I3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? I3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा I2 माइनस I1। तो बेसिकली I2 माइनस I1 हमने I3 की जगह पे लिख दिया, तो ये I2 माइनस I1 हमारे पास यहाँ से आया। यहाँ से गुजर गए और पीछे हमारे पास एक आखिरी रजिस्टर रह गया, तो वो भी हमारे पास नेगेटिव I2 R1 आएगा। बेसिकली ये R1 रजिस्टर था इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हम वंस अगेन वैल्यूज प्लग इन करेंगे। 40 वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई। उसके बाद हमारे पास 60 वैल्यू हमारे पास बेसिकली यहाँ से आई E2 की वैल्यू। और जो हमारे पास I1 I2 की वैल्यूज हमें नहीं पता, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। और जो हमारे पास R2 है उसकी वैल्यू यहाँ से आ गई, और जो R3 है, सॉरी R1 है, उसकी वैल्यू 10 ओहम्स हमारे पास यहाँ से आ गई। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। दोनों वोल्टेजेस आपस में सॉल्व होकर हमें नेगेटिव 20 दे देंगे, नेगेटिव 20 वोल्ट्स। अब इन दोनों को बाहर हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास पीछे फॉर्म बचेगी वो क्या बचेगी? नेगेटिव 40 I2 ओहम्स। ये बेसिकली कहाँ से आया? ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ इस आय के साथ नेगेटिव I2, और ये नेगेटिव I2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव 30 I2, और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव 30 I2 हो गया। और ये नेगेटिव I2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो ये नेगेटिव 10 I2। तो नेगेटिव 30 I2 प्लस नेगेटिव 10 I2 हमारे पास नेगेटिव 40 I2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास I1 जो है वो हमारे पास नेगेटिव, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव I1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 होगा तो पॉजिटिव I1 यानी कि पॉजिटिव 30 I1 ओहम्स हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस में से हमने 2 वेरिएबल्स निकालने। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं I1 और I2। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आप में से बहुत सौ को आता होगा, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर कोई और मेथड लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। आंसर आपका सेम ही आएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की एक इक्वेशन पकड़ते हैं और उसमें एक वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं अकेला, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें इक्वेशन की दूसरी तरफ कर देते हैं। हमने इक्वेशन 1 पकड़ा, उसमें हमारे पास I1 जो था हमने उसको इक्वल के एक तरफ ले आए, इसको उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएँगे तो पॉजिटिव 45 I1 ओहम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम I1 को इक्वल के एक तरफ रखेंगे, 45 और ओहम्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएँगे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएँगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? I1 इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट प्लस 30 I2 ओहम्स डिवाइडेड बाय 45 ओहम्स। अब बेसिकली I1 की जो हमारे पास ये बनी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 पे जहाँ-जहाँ पे हमें I1 मिल रहा है, वहाँ-वहाँ पे हम ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे। हमारे पास सिंपल सिर्फ़ एक ही जगह पे I1 है, तो यहीं पे पूरी इक्वेशन सेम आएगी हमारे पास। और जो हमारे पास जहाँ पे I1 था, उसकी जगह पे हम ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे 10V प्लस 30 I2 ओहम्स डिवाइडेड बाय 45 ओहम्स, और हमारे पास इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे।
अब हमारे पास जो ओहम है, ओहम से कट जाएगा और 30 और 45 आपस में काट के हमारे पास क्या बच जाएगा 3, यानी कि 15 पे काट रहे हैं। 15 2s आर 30, 15 3s आर 45 और हमारे पास 2/3 रह जाएगा और 2/3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 20v डिवाइड बाय 3 और ये हमारे पास बन जाएगा 20i2 ohms। देख लेते हैं, ये हमारे पास वैसे के वैसे आएँगे, ठीक है? ये दोनों वैल्यूज़। ये हमारे पास 20 डिवाइड बाय 3 v आ गया, ठीक है? हम 2/3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20/3 आता है। v वैसे का वैसा आएगा और 2/3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20i2 ओहम्स आएगा इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, वो है हमारे पास i2 तो वो हम सिंपली निकाल लेंगे। यहाँ पे v जो है वो v में ऐड होगा और i2 वाली टर्म में ऐड होगी तो हमारे पास क्या बनेगा i2 वाली जब i2 में होगी नहीं सॉरी v वाली v में होगी तो एलसीएम इसका 3 आया। अब एलसीएम 3 है उसके बाद हम क्या करते हैं इसके नीचे अगर 1 है तो हम ये देखते हैं कि 1 कितने ज़ार 3 बनता है तो 1 3 ज़ार 3 बनेगा और उस 3 को पकड़ के हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा और वो 60 हम बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे तो नेगेटिव 60 और 3 1 ज़ार 3 होता है, ठीक हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास 20 आएगा तो नेगेटिव 60 प्लस 20 ये भी वोल्ट है ये भी वोल्ट है, ठीक है? यहाँ पे मैंने वोल्ट नहीं लिखा। तो उसके बाद हमारे पास ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, ये नेगेटिव 40 है, ये प्लस 20 है। बाकी सारे जो हमारे पास वेरिएबल जो भी कांस्टेंट है वो सेम है, तो हमारे पास नेगेटिव 20 I2 ओहम्स आ जाएगा इक्वल टू 0। अब अब हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएँगे, बाकी फॉर्म हमारे पास वही रहेगी। 60 माइ प्लस 20 तो हमारे पास बेसिकली माइनस होंगे और साइन बड़ी रकम का आएगा, तो नेगेटिव 40/3 वोल्ट्स इज़ इक्वल्स टू 20 I2 ओहम्स। अब हमारे पास बेसिकली हमें I1 की वैल्यू चाहिए तो I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 के अलावा जो कुछ भी यहाँ पे है उसको इक्वल के दूसरी तरफ फेंक देंगे हम। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव 40V डिवाइड बाय 3 वो पहले से ही था डिवाइड बाय 20 ओहम्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये आपस में कट जाएँगे तो हमारे पास 2/1 बच जाएगा और ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा और इन दोनों को मिला के यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाय ओहम्स हमारे पास क्या होता है एम्पेयर्स। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 2 डिवाइड बाय 3 एम्पेयर्स। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई I2 की। अब I1 की वैल्यू हमने निकालनी है तो सिंपली इस वैल्यू को पकड़ के अपनी मर्ज़ी की जिस मर्ज़ी इक्वेशन में डाल दो, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे पकड़ के इक्वेशन 2 में डालें I2 की वैल्यू को और उसे सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या बनेगा नेगेटिव 20 वोल्ट्स माइनस 40 यहाँ पे हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी है। मैंने 2021 के जितने भी मेरे पास अनंत हैंडी जो एमसीक्यूज़ आए थे उनकी मैंने डिस्कशंस करवाई हुई हैं। खैर, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही वेरिएबल है जो कि है I1। तो हम उसके लिए सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये ओहम जो है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज के साथ, एम्पेयर बन जाएगा और बाकी हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में है, वहाँ पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 80/3 एम्पेयर्स और इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा 30 I1। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे पास एम्पेयर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? इसको हमने एम्पेयर में चेंज कर दिया वोल्ट ओवर ओह्म्स को। तो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन एलसीएम 3 आएगा और 3 हमारे पास इसके नीचे 1 है तो 1 3 ज़ार 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3 1 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव 80 आ जाएगा और हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा 30 I1 इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव 20/3 एम्पेयर्स और ये 30 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास नेगेटिव 2/9 एम्पेयर्स हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास I2 भी आ गया, I1 भी आ गया, लेकिन उसने कहा था 3 करंट्स बताओ, तो तीसरा करंट कौन-सा है? इसलिए तीसरा करंट हमारे पास ये वाला है जो इसके अंदर से जा रहा है। अब उसकी हम डायरेक्शन क्या लेंगे? तो अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से उसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? तो हम बेशक अपवर्ड्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू I1 भी ले सकते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू I2 भी ले सकते हैं। दोनों में से जो सही होगी, अगर तो हमने वो चूज़ की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉज़िटिव आएगा, अगर तो हमने गलत चूज़ की तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं गलत चूज़ करूँगा, इसलिए मैं बी नोड को मैं सॉल्व करूँगा I2 के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन हमारे पास ये बनती है बेसिकली करंट्स टुवर्ड्स द नोड
इज इक्वल टू करंट अवे फ्रॉम द नोड, तो टुवर्ड्स द नोड हमारे पास क्या है, सिर्फ I2 है, और अवे फ्रॉम द नोड I1 है और I3 है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। I3 के लिए रीअरेंज किया, I1 माइनस I2, I1 और I2 की वैल्यूज हमें पता है, दोनों प्लग इन कर देंगे हम। हमारे पास I3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमने I2 की वैल्यू प्लग इन कर दी, माइनस I3 की वैल्यू, सॉरी I1 माइनस I2। और इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई करके इसने पॉजिटिव कर दिया हमारे पास। एलसीएम हमारे पास 9 आता है, तो 9 3 3 ज़ार 9 होता है, उस 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 6 आ गया। 9 1 ज़ार 9 होता है, उस 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव 2 आ गया। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव 40/9 एम्पेयर। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अगर हम देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव में है। अब ये क्यों है, मैंने इंटेंशनली ये सब कुछ किया था। बेसिकली अगर हम बुक के आंसर देखें तो उसके तीनों आंसर हमारे वाले ही आंसर है, बस फ़र्क ये है कि उसके आंसर्स नेगेटिव हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर I2 देखें, फॉर एग्जांपल I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव 2/9 एम्पेयर्स। तो हमने I1 की डायरेक्शन क्या ली है, हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया। बुक में जब इसने इनिशियल सपोजिशन ली थी उसने क्लॉकवाइज ली थी, इसलिए उसके सारे आंसर पॉजिटिव में है। तो आपकी सपोजिशन जो भी हो, अगर तो आपके आंसर्स नेगेटिव में आए तो आप उसको नीचे इंडिकेट कर सकते हो कि जो मैंने इनिशियल सपोजिशन ली थी, जो मेरा करंट की डायरेक्शन है, ये इसके ऑपोजिट है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या कहता है, R1 जो है हमारे पास, वो हमारे पास 2/3 एम्पेयर्स है फ्लोइंग इन द डायरेक्शन, ठीक है? वो कह रहा है कि जो उसने इनिशियल सपोजिशन ली थी I1 की, उसी की डायरेक्शन में है, तो फ्रॉम A टू B है। तो A टू B हमारे पास क्या है, A हमारे पास किधर है? अच्छा, अब जो उसने हमने I1 लिया वो उसने I2 लिया, और जो हमने I2 लिया वो उसने I1 लिया। तो हमारे केस में बेसिकली ये जो है 2/3 हमारे पास I2 की वैल्यू है। ठीक हो गया? अब वो क्या कह रहा है कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो A टू B कर रहा है। ठीक हो गया? तो A टू D, सॉरी, A टू D, तो उसकी सपोजिशन के मुताबिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमने सपोजिशन ये ली थी, आंसर में हमारा नेगेटिव यही बता रहा है कि जो हमने सपोजिशन ली है करंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद द सेम मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला है। तो हमारा आंसर इस तरह से ये भी ठीक है। अगर हम I2 को देखें, जिसको हम अपने तौर पे हम I1 कह रहे थे, वो हमारे पास नेगेटिव 2/9 आया है। उसके पास भी 2/9 ही आया है। ठीक हो गया? उसने जो सॉल्व किया उसके पास भी 2/9 ही आया है। अब अगर हम इसको, वो क्या कहता है जी, करंट इज मूविंग फ्रॉम C टू B। ठीक हो गया? तो वो क्या कह रहा है, C टू B जा रहा है। ठीक है? वो C टू B कह रहा है। नहीं, ये मसला हो गया। हमारे पास नेगेटिव है, द करंट इज फ्लोइंग, सॉरी, हमने जिस डायरेक्शन में करंट्स को लिया ना, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। बेसिकली वो क्या कह रहा है, 2/9 वो I3 को कह रहा है। ठीक है? जो कि हमारे पास I2 है, वो इसके पास I3 है। वो कह रहा है F टू E जा रहा है, तो F टू E ठीक हो गई। जो हमारे पास I1 है, बुक वाला उसको I2 कह रहा है, तो I2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में, हमने पोजीशन इस डायरेक्शन में ली थी, तो क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव है तो हम बता सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे केस, जो हमने सपोजिशन ली थी, हमारी सपोजिशन के मुताबिक E टू F मूव करना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव ये बता रहा है कि करंट F टू E मूव कर रहा है, जो कि इसने भी कहा। और जो हमारे पास जो करंट 3 है हमारे पास, जिसको ये कोई करंट का नाम नहीं दिया, इसने I3 करके उसको लेबल नहीं किया, ये बेसिकली करंट थ्रू I2 कह रहा है उस चीज़ को, इसलिए करंट थ्रू दिस रजिस्टर उसको कह रहा है C टू B मूव कर रहा है। तो हमने B टू C के लिहाज से सोल्व किया था तो हमारे पास नेगेटिव आया, तो हमारे पास C टू B ही मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमारे तीनों आंसर्स ठीक हैं। बेसिकली हम उसको बताएँगे कि हमारे आंसर्स नेगेटिव इसलिए हैं कि हमने सपोज़िशन ली थी करंट की डायरेक्शन की, तो वो सपोज़िशन हमारी गलत हुई है। तो उस सपोज़िशन के गलत होने में कोई कोई यानी कि ममानियत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल है ये, ठीक है? कि आप उसको नेगेटिव, अगर आपके आंसर आया तो आप उसको बताओ कि नेगेटिव आने का मकसद ये है कि मेरा मैग्नीट्यूड ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है, जो मैंने सपोज़िशन ली थी, इसकी उल्टी डायरेक्शन में है। तो इसी के साथ हमारा किरचॉफ रूल जो है वो कंप्लीट होता है।